बहुत सारे सवाल आपके मन में होगा। रूस वर्सेस यूक्रेन, आखिर लड़ाई क्यों हो रही है? कौन है जिम्मेदार? क्या नाटो जिम्मेदार है? क्या अमेरिका जिम्मेदार है या यूएनओ? इन तीनों में से कौन जिम्मेदार है? या रूस जिम्मेदार है, यूक्रेन जिम्मेदार है? आखिर किस कारण से युद्ध हो रहा है, इतना विनाशकारी युद्ध जो वर्ल्ड वॉर 3 का इशारा कर रही है? आज लगभग 23 दिन बीत चुके हैं, युद्ध जारी है। तो उन सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ही सरल और सिंपल वीडियो होगा। आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है आखिर क्या कारण है रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध होने का। तो आइए वीडियो। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको कुछ वर्ष पहले जाना पड़ेगा। साल था 1917, जब रूस की क्रांति हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। रूस के राजा को हम जार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। 1922 में सोवियत संघ बना और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। 1991 में सोवियत विघटन हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ से 15 देश अलग हुए, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। बेलारूस, रूस, 15 देश जो अलग हुए वो रूस के पड़ोसी देश बन गए और यहीं से विवाद होना। फिर बात आती है 1991 से 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2014 में यूक्रेन की जनता यूरोपियन यूनियन तथा नाटो में शामिल होना चाहती थी, पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया और इस विरोध के चलते यूक्रेन की जनता का भरपूर विरोध यूक्रेन के राष्ट्रपति को करना पड़ा। विरोध इतना बड़ा था कि उसे अपना देश छोड़कर रूस भागना पड़ा और यूक्रेन में एक नए राष्ट्रपति का उदय हुआ। अमेरिका जो है सभी देशों को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की कोशिश करता था, फिर उसे नाटो का सदस्य बना लेता था। देखिए, नाटो का रूल ये है कि अगर नाटो देश पर कोई भी देश हमला करता है तो संपूर्ण नाटो के 30 देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे, जो रूस के लिए विनाशकारी या घातक हो सकता था। इसलिए रूस हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों का नाटो या यूरोपियन यूनियन सदस्य बनने का विरोध करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। आसपास के जो भी देश नाटो में शामिल होने की कोशिश करेंगे उसका हश्र यूक्रेन की तरह ही होगा, ऐसा अनुमान हो सकता है। इस बात से रूस इतना नाराज हो गया कि उसने यूक्रेन के निचले हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन पर धावा बोलकर यूक्रेन के निचले हिस्सा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर स्थित एक छोटे से सागर में रूस का कब्जा हो गया। पूरी दुनिया हैरान थी, सभी देखते रह गए। नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूएनओ, कोई भी कुछ नहीं कर सका। दरअसल दरअसल रूस नहीं चाहता कि उसके मुंह के आगे आगे आकर कोई दुश्मन बैठ जाए, वो भी अकेला नहीं, 30 देश आके साथ बैठ जाए। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो रूल के अनुसार सभी देश वहाँ अपना सैन्य संगठन बनाएंगे, वो अपना दस्ता भेजेंगे, जो कि रूस को नहीं भाता। यही वो मेन कारण, वो मेन रीज़न है जिसके कारण रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का भरपूर विरोध कर रहा है। और यूक्रेन की दशा ये है। G8 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था, आप सभी को शायद युद्ध याद होगा। इसमें ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थे। क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद G8 को काट कर G7 कर दिया गया, जिसमें से रूस को बाहर निकाल दिया गया। आप सबको ये मुद्दा अब क्लियर होता होगा कि G8 से G7 क्यों हो गया। यही मुद्दा है क्रीमिया का, जिसके कारण रसिया को G8 से हटा दिया गया था और जो वर्तमान अब G7 कहलाती है। आपके मन में एक सवाल आना लाजमी है, आखिर यूएनओ, इतना विनाशकारी युद्ध हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, यूएनओ कुछ क्यों नहीं कर रहा है? तो यूएनओ के आर्टिकल 7 में एक रूल है कि कोई देश दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, पर अगर उस छोटे से देश का छोटा सा राज्य अलग हो जाए और वहाँ की जनता अपने पड़ोसी देश से मदद मांगे तो इस केस में अलग देश उस देश पर आक्रमण कर सकता है। और यही यूक्रेन के साथ हो रहा है। और यूएनओ चुपचाप खामोशी की तरह सब कुछ देख रहा है। दरअसल यूएनओ के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। यही किया था अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर, अमेरिका ने किया था लीबिया पर, सीरिया पर, मालिक पर, इराक पर, मिस्र पर, वियतनाम पर, कोयरा पर। ये सब अमेरिका ने पहले कर चुका है, इसलिए यूएनओ के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है और उसी रूल का इस्तेमाल अभी रूस कर रहा है। साल 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ जो रूस और यूक्रेन के बीच हुआ। इसमें यूक्रेन की जनता चाहती थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति, कि अब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पर फिर क्या हुआ, आखिर 2017 में फिर विवाद खड़ा हो गया। 2017 में यूक्रेन फिर चाहने लगा कि वह नाटो और यूरोपियन यूनियन सदस्य बनना चाहता है। फिर सारा विवाद यहीं से स्टार्ट हो गया। और आज जो आप हाल देख रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार यूक्रेन है, जो कि अमेरिका के कहने पर आ गया। अमेरिका ने यूक्रेन को फंसा लिया और ये सब अभी हो रहा है। ठीक,
यूक्रेन का विकास। जब यूक्रेन सोवियत संघ में हुआ करता था तो रूस अपना सैन्य संगठन, सैन्य बेड़ा, यहाँ तक कि परमाणु कुछ हथियार वगैरह भी यूक्रेन के समीप ही बनाया करते थे। मिग 21 जो आप देखते होंगे एक एयरक्राफ्ट है, वो भी यूक्रेन यूक्रेन की ज़मीन पर बनाया गया था, जो कि यूक्रेन अभी अलग हुआ। सन 1995 तक यूक्रेन के पास 200 परमाणु बम रह गए थे, यूक्रेन अलग होने के बाद भी रूस से। पर 1995-96 में एक समझौते के तहत 200 परमाणु बम रूस को दे दिया गया। अगर यूक्रेन के पास वो 200 परमाणु बम रहते तो आज युद्ध नहीं होता, आज युद्ध के हालात कुछ और होते, शायद युद्ध होता ही नहीं। यूँ कहें कि रूस यूक्रेन पर हमला ही नहीं करता और इतना विनाशकारी भयावह स्थिति अभी नहीं होती। दरअसल इस मुद्दे को समझने का एक और तरीका है, जो कि रूस की अर्थव्यवस्था। दरअसल रूस की अर्थव्यवस्था दो चीज़ों से चलती है, गैस और पेट्रोलियम से। रूस जो यूक्रेन के जरिए पाइपलाइन को गैस जो भेजता है वो यूरोप को भेजता है और पश्चिमी देशों को भेजता है। अमेरिका और नाटो के दबाव में आकर यूक्रेन ने रूस उन पाइपलाइनों पर रोक लगा दी और रूस से मांग की कि वो सालाना $33 बिलियन पैसा दे, तब जाकर यहाँ से गैस ट्रांसफ़र हो सकता है। इस बात को भी रूस ने मान लिया और उसे सालाना $33 बिलियन पैसे का भुगतान करने लगा। फिर साल 2017 में, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया, कि यूक्रेन फिर से नाटो में शामिल होना चाहता है। सभी शर्तें मानने के बाद भी यूक्रेन जो नाटो में शामिल होने चाहता है, ये रूस कभी नहीं मानेगा और नाटो के कारण ही ये सब युद्ध हो रहा है। इसका परिणाम यूक्रेन भुगत रहा है और यही वो मेन कारण है। नाटो में शामिल ना होना चाहता तो ये युद्ध नहीं होता। अमेरिका ने बहुत सारे बैन भी लगा चुके हैं रूस पर, जिसमें से स्विफ्ट कोड को बैन कर दिया गया है। स्विफ्ट कोड और IFC कोड में ये अंतर होता है कि IFC कोड हम अपने देश के अंदर भेज सकते हैं, अपने राज्यों के भीतर भेज सकते हैं, जबकि स्विफ्ट कोड देश से देश के बीच व्यापार करने का साधन होता है। अमेरिका ने रूस पर ये प्रतिबंध लगाकर भारी क्षति पहुंचाई है। रूस को लगातार उसके सेंसेक्स गिरते जा रहे हैं और इसका असर पूरी दुनिया को दिखता मिल रहा है। हम यही उम्मीद करें कि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त हो, ताकि सभी लोग चैन की नींद सो सके। जितना दिन ये युद्ध लंबा चलता जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा, परमाणु अटैक का खतरा बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो।